दम नहीं था कि महबूबा मुफ्ती को गले से पकड़ के घसीट के उससे 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन मांग लिया। इनकी हिम्मत नहीं थी महबूबा मुफ्ती के सामने मुंह खोलने की। आपने हाथ में चूड़ियां पहन के महबूबा मुफ्ती के तलवे चाटे, उस समय आपका दम कहाँ था? पॉलिटिकल रीजंस के कारण, अपने गवर्नेंस इश्यूज में फेलियर्स के कारण आपने एक आधी चीज ठीक कर दी और 10 चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। तो क्या उस एक चीज का सेहरा, और वो भी जो 10% में जिसमें आपका योगदान है, सिर्फ वोट, ऑब्वियसली वोट एकजुट जम्मू ने डालने नहीं जाना था, पार्लियामेंट में वोट एमपी डालेगा जो चुने जा चुके थे। तो ऑब्वियसली अगर आपने कर दिया तो आप ये बताएंगे कि हमारी बाकी सारे कुकृत्य जो हमारे हैं वो माफ कर दो और इसे देख के हमें वोट दे दो। स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर में पिछले एक साल में बहुत कुछ देखने को मिला है। जब से 370 को हटाया गया है, 35 से भी गई, उसके बाद यूटी में जम्मू कश्मीर को तब्दील किया गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, यानी कि और सबसे बड़ी बात इंटरनेट की जाए तो वो अभी तक भी यहाँ पर 4G नहीं आया है। उसके बाद अगर बात की जाए यूथ को लेकर तो कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट भी सामने आई जिसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल्स देखने में मिले। मतलब कि जो फायर इमरजेंसी की बात की जाए, जेके बैंक की बात की जाए, बहुत सारा यूथ नाराज़ दिख रहा है क्योंकि उनके लिए कोई भी पॉलिसी जो है वो सही नहीं आ रही है। रोशनी एक्ट भी आया और 2004-5 की बात की जाए और अब बात की जाए तो वो स्कैम में बदल चुका है। अब डीडीसी इलेक्शंस पहली बार हो रहे हैं, रुझान भी अच्छे देखे जा रहे हैं, काफ़ी परसेंटेज में लोग आ रहे हैं, गांव में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, कश्मीर में भी देखा जा रहा है कि जो लोग आ रहे हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं डीसी इलेक्शंस में। लेकिन अब क्या, इसके बाद क्या क्या इन एक सालों में जो डेवलपमेंट की बात की जा रही थी क्या वो हुई है? और भी बहुत सारी चीज़ों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन श्री अंकुर शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली बात की जो मैं शुरुआत ही 370 से करता हूँ, इसे हटाया गया, यूटी बनाया गया और सबसे पहले बात की गई थी डेवलपमेंट की। यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, मैं उसी पर बात करना चाहता हूँ। क्या इन एक सालों में, एक साल से ज़्यादा हो गया है, जो चीज़ें हमें बताई गई थी, दिखाई गई थी यहाँ आम जनता को, क्या वो ऑन ग्राउंड दिखी? देखिए, 370 को तोड़ने से डेवलपमेंट नहीं होनी थी। 370 को तोड़ने से और 35A को ख़त्म करने से आर्ग्यूमेंट ये था कि जो टू नेशन थ्योरी के आधार पे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है उसका खंडन होगा, उसे ख़त्म किया जाएगा, उसे तोड़ा जाएगा। और 370 और 35A के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो स्टेट अपरेटस जम्मू कश्मीर में बना है वो थियोक्रेटिक है, उस थियोक्रेटिक स्टेट स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा। यानी इंडिया एक सेक्युलर टेरिटरी एंड विद इन दैट एक पाकिस्तान का एक नॉन सेक्युलर इस्लामिक स्टेट का जो गठन किया गया था 370 और 35A से, वो खत्म होना था। अब इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर में 2 लेवल्स पे ऑपरेट कर रही थी। एक तो लीगली एंड ताकत लेके एक एज अ लीगल स्ट्रक्चर, और एक डी फैक्टो यानी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, प्रेफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग्स, अनरिटन जो कुछ चीज़ें थी जो रूल बन गई थी। तो 370 और 35A को ध्वस्त करना केवल डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट को ध्वस्त करने का काम था। आपके जो जो प्रॉब्लम्स थी जो पिछले 70 साल से आप फेस कर रहे थे, खासकर जम्मू और यहाँ का राष्ट्रवादी समाज, उन प्रॉब्लम्स का निवारण तब हो सकता था जब आप इस डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट को भी खत्म करें। आपने इनफैक्ट उन सब प्रोसेसेस को, जिन प्रोसेसेस के जरिए ये डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट फर्दर स्ट्रेंथन होती है, उसे फीड किया। आपने जो 10 कदम आगे उठाने थे 370 और 35A को खत्म करने के लिए, वो नहीं हुए। कॉन्सिक्वेंशली उनके कारण जो कुछ इसके सिम्टम्स जो थे कि जैसे जम्मू को नौकरियों में बराबरी का हिस्सा नहीं मिलना, जम्मू को डेवलपमेंट में बराबरी का हिस्सा नहीं मिलना, जम्मू एक सेकंड क्लास होस्टेज एंड स्लेव्ड सिचुएशन में रहना, आपने इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं आप दे पाए। इनफैक्ट आपने ऐसे कदम उठा लिए जिससे ये फर्दर एनस्लेवमेंट आने वाले कई दशकों तक और कॉन्क्रिटाइज हो जाएगी और सशक्त हो जाएगी, और जम्मू वही दुर्दशा फेस करता रहेगा जो पिछले 70 सालों से वो कर रहा था। तो आपने एक चीज़ की और उस चीज़ को रिवर्स करने की दिशा में आपने 5 कदम उठा लिए, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे कश्मीर बेस्ड एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि आप में दम नहीं था यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को, गोल्स को, चाहतों को आगे रखने का। और उसके बहुत सारे इंस्टांसेस आपको दिखे भी। देखिए, जैसे आपने दम की बात की कि इनमें दम नहीं था। अगर ये बात कहते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे, 370 भी हटाया गया, इन्होंने कहा कि हम में ही दम था, हम ये हटा पाए, यूटी भी इन्होंने बनाया, बातें तो कर रहे हैं कि हमने यूटी भी तब्दील कर दी वो डेवलपमेंट के लिए। अब आपने दम कहा कि इनमें दम नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने ही ये करके दिखाया, फिर दम। देखिए, सेलेक्टिवली बात करेंगे तो ये कुछ भी अपना प्रोपेगेंडा
बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक दम की बात करी, जिस समय रसाना के केस में पूरा जम्मू संभाग एक फेयर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के जरिए मांग रहा था, ये छुप के हाथ में चूड़ियां पहन के महबूबा मुफ्ती के पीछे खड़े हो गए और ये जम्मू को कहने लगे कि तुम बकवास कर रहे हो, जम्मू बकवास कर रहा है, महबूबा मुफ्ती जो कह रही है वो ठीक है, इसकी जांच क्राइम ब्रांच ही करेगी। पूरे जम्मू का साथ इन्होंने छोड़ दिया। इनकी हिम्मत नहीं थी महबूबा मुफ्ती के सामने मुंह खोलने की। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर आया। इन्होंने कहा हमने महबूबा मुफ्ती को बहुत बोला इस ऑर्डर को आप ख़त्म कर दीजिए, वो मानती नहीं है। इन्होंने कोई अपना प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया। दम नहीं था कि महबूबा मुफ्ती को गले से पकड़ के घसीट के उससे 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन मांगते कि किस तरीके से तुम ये कह सकती हो कि जम्मू संभाग में जो मुसलमान ज़मीन पे कब्जा करेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। किस तरीके से तुम ये कह सकती हो कि जम्मू संभाग में जो गौहत्या करेगा, जो मुसलमान गौहत्या करेगा, वो वाइन स्मगलिंग करेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जब आपने कोर फंडामेंटल इशूज़ पे आपने हाथ में चूड़ियाँ पहन के महबूबा मुफ्ती के तलवे चाटे, उस समय आपका दम कहाँ था? इतना ही नहीं, 2016 से 2018 तक मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहा कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में जो हिंदू रह रहे हैं, जो सिख रह रहे हैं, जो बौद्ध रह रहे हैं, ये 60 से 70 स्कीम्स जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के नाम पे आप यहाँ पे देते हो जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को, वो इन्हें मिलनी है। तो शुरू में तो कहते रहे कि हमें पता नहीं है, हम सरकार में आए हैं ताकि ये पता चल जाए कि सरकार कैसे चलाई जा सकती है। यानी नालायक और गधों को सरकार में भेजा गया था। तभी ये आर्ग्यूमेंट था कि हम आने के बाद, अच्छा चलिए मान लीजिए वो आर्ग्यूमेंट भी प्रूफ भी हो गया कि सब क्या थे। सुप्रीम कोर्ट में 2018 में 12 मार्च 2018 को हमने निर्णय करवा दिया, दोनों सरकारों के घुटने टिकवा दिए, ये मनवा लिया सरकारों से कि जो जम्मू कश्मीर में मुसलमान को स्कीम्स का फायदा जा रहा है वो गलत है, ये बाकी माइनॉरिटीज़ को जाना चाहिए। उसके बावजूद भी अभी तक आज इवन एज ऑन डेट ये हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, बुद्धिस्ट्स के लिए, जैन्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए 4-4, 5-5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप वाली 60 से 70 स्कीम्स का फायदा मुसलमानों को और कश्मीर को दे रहे हैं। तो इनमें दम था तो ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए खड़े होते। अच्छा, आप इतना भी छोड़ दीजिए, जम्मू के सामने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का इशू क्या बनाया कि जम्मू में धर्म का अनुपात एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटरवेंशन के जरिए बदला जा रहा है। वो कानून बना के बदला जा रहा है, वो 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर जैसे पास करके बदला जा रहा है, वो रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहाँ पे सेटल करके बदला जा रहा है, वो यहाँ के जंगलों पे और रिवर बेड्स पे एक समुदाय विशेष का, एक मजहब विशेष का कब्जा करवा के विद स्टेट कन्नाइवेंस, विद स्टेट इनएक्शन, विद स्टेट एक्वेसेंस करवाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट्स भी कोर्ट में आ गई। ये आपके लिए मुद्दा नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, आप में दम नहीं है कि जम्मू के लोगों की सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का जो मुद्दा है उसकी आवाज़ आप उठा सके। लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन आपके लिए मुद्दा नहीं है। स्वयं मैं और एकजुट जम्मू इसको लड़ रहे हैं और नेशनल लेवल तक हमने इसे पहुंचाया, उसके बावजूद भी इनके लिए मुद्दा नहीं है जो जम्मू के लिए। तो ये दम की बात करते हैं। दम की बात तब कहाँ थी जिस समय जम्मू कश्मीर बैंक की लिस्ट सिलेक्शन की इस ग्राउंड पे खारिज कर दी और जिसकी वैलिडेशन सत्यपाल मलिक ने की कि जम्मू के बच्चे अधिक सेलेक्ट हो गए थे। देखिए, फायर एंड इमरजेंसी, आपने दम की बात की, मैं आपको ये बता रहा हूँ, फायर एंड इमरजेंसी 13 असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री ऑल फ्रॉम कश्मीर, एम्प्लॉयमेंट आपके इंस्टीट्यूशंस, और फिर रोशनी जजमेंट को डिफीट करने के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल करना। जहां तक 370 और 35A की बात थी, उसकी जंग मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में किसने लड़ी? क्या एकजुट जम्मू के अलावा कोई ऐसा संगठन था जो खत्म होने से 3-4 वर्ष पहले रेगुलरली इस जंग को लड़ रहा था? हाईएस्ट लेवल पे हमने मास अवेयरनेस कैंपेन चलाए। सर, एकजुट पे ही मैं बात करना चाहता हूं, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि आप 370 का क्रेडिट दे रहे थे। मैं 1 सेकंड आपका आधा मिनट लूंगा। एकजुट जम्मू ने पूरे जम्मू संभाग में यह माहौल बनाया था और तीन बहुत बड़े फंक्शन जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे वो हमने ऑर्गेनाइज किए थे। मास लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन्स हमने ऑर्गेनाइज किए थे। एकजुट जम्मू सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था 35A के खिलाफ, और जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगता था तो उस समय जो पूरे देश में माहौल बनता था वो किन लोगों की करनियां थी। और पार्लियामेंट में तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया एब्रोगेशन को। कांग्रेस ने भी तो फेवर में वोट किया, कांग्रेस ने तो विरोध नहीं किया। वहां पे जो वोटिंग हुई है उसमें तो कांग्रेस ने भी फेवर में वोट डाला है। तो ये किस तरीके का क्रेडिट? पॉलिटिकल रीजंस के कारण, अपने गवर्नेंस इश्यूज में फेलियर्स के कारण आपने एक आधी चीज ठीक कर दी और 10 चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। तो क्या उस एक चीज का सेहरा, और वो भी जो 10% में जिसमें आपका योगदान है, सिर्फ वोट, ऑब्वियसली वोट एकजुट जम्मू ने डाल नहीं जाना था, पार्लियामेंट में वोट MP डालेगा जो चुने जा चुके थे।
तो ऑब्वियसली अगर आपने कर दिया तो आप ये बताएंगे कि हमारी बाकी सारे कुकृत्य जो हमारे हैं वो माफ़ कर दो और इसे देख के हमें वोट दे दो। इसीलिए ना इनमें दम था, ना ये खड़ा हो सकते हैं कश्मीरी हेजुमोनिक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ना ये जम्मू के कोर इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसका सबूत समय समय पर आपके सामने आया है। लैंड जिहाद के मसले पे जो जम्मू बचेगा या नहीं बचेगा उससे संबंधित मसला है, उसके ऊपर चुप्पी साध के बैठे हैं। ना केवल चुप्पी साध के बैठे हैं, सब उन जीनोसाइडल प्रोसेसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं जिससे उस लैंड जिहाद के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। सर, आप अब जिस तरह से आप बातें करते हैं, हर बार जब भी इंटरव्यू में देखा जाए आप बड़ी बेबाकी से बात कह देते हैं, और जितनी ज़्यादा नॉलेज आपने अपने पास रखी होती है शायद कम ही लोगों के पास होगी, इतना कुछ आपको ये मालूम है। और बड़ी बेबाकी से मैंने पहले कहा कि आप बात रख सकते हैं, डर नहीं है आपके पास किसी का। एकजुट जम्मू की अगर मैं बात करूँ, अभी एकजुट जम्मू की अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाए तो ये अभी स्टार्टअप है। आप ऐसे इससे पहले एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, अभी स्टार्टअप है। एकजुट जम्मू का ना कोई अभी कोई मिनिस्टर रहा है, ना कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, ना एमएलए था, मतलब अभी शुरुआत है, अभी कुछ नहीं है, अभी आप ग्राउंड में नए नए हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, क्या इतनी बड़ी जो पार्टियां हैं जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, क्या आपको वो दबाएंगे नहीं, क्या आपको वो हटाएंगे नहीं? ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, आपको अपनी जगह बनानी है। अगर आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं तो लोगों की, आवाम के लिए ही कर रहे हैं, क्या कुछ डर भी है आपके मन में इसके लिए? देखिए, एकजुट जम्मू का पिछले 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे या मेरा इन प्रैक्टिकल पर्सनल कैपेसिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, हम बेशक सत्ता में नहीं रहे, लेकिन सत्ता में बिना रहते जो जम्मू के खिलाफ कानून बनाया गया उसे ध्वस्त करवा दिया। जो जम्मू के खिलाफ ऑर्डर्स पास किए गए उन्हें निष्क्रिय करवा दिया। जो जम्मू के खिलाफ जीनोसाइडल प्रोसेसेस अनलिश किए गए उन्हें रुकवा दिया। मुझे आप ये बताइए, क्या केवल हम इश्यूज रेज करके उन पे हल्ला मचाने का काम करते हैं, या इश्यूज रेज करके उन पे डिलीवरी का भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है? जैसे मैंने बताया, 87 एमएलएज ने मिलके जो कानून जम्मू के खिलाफ बनाया था खत्म करवा दिया, और सिंगल हैंडेडली करवाया। 370 और 35A के जो दुष्प्रभाव थे उनको जनता के सामने लाया। 370 और 35A के खत्म होने में एकजुट जम्मू की जो भूमिका है उसके बारे में आप जम्मू के लोगों से चर्चा कर सकते हैं। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज के इश्यूज को आर्टिकुलेट करके उसे एक इशू बनाया और सरकार पे दबाव बनाया कि वो इन्हें निकालें। जहाँ तक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, आपको याद होगा जिस समय 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक्सपोज करके जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था और वो हमारे पीछे पड़ी थी, उससे लड़के उसे हमने हराया था, वो हमारा डिलीवरी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हर एक इशू पे वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग। बिना सत्ता के, बिना पावर के हमने इन्हें लिटा के नीचे मारा है। और मैं आपको ये कह दूं, इसीलिए क्योंकि जब आप निष्काम भाव से काम करते हैं, जब आप अपनी मिट्टी के लिए काम करते हैं, जब आप अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, तो निडरता तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। लोगों में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट लड़के ही तो आज जहां तक हम पहुंचे हैं वहां पहुंचे हैं। तो ये जो आप जिस दबाने की या दबवाने की या डर की बात कर रहे हैं, ये 6, 7, 8 साल पहले अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते तो उसके कुछ मायने होते। जिस स्टेज पे अब हम पहुंचे हैं, हम इन्हें लिटा के, इन्हें खत्म करके, इन्हें हरा के ही पहुंचे हैं। भाजपा और पीडीपी की ही सरकार थी इस कार्यकाल में, जिस कार्यकाल में हमारी सारी लड़ाई सरकार के साथ रही और हमने इनके सिनिस्टर डिजाइन्स को डिफीट किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके भी इन्हें हराया, हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जाके भी इन्हें हराया, हमने सड़कों पे जाके इश्यूज आर्टिकुलेट करके इनके फेलियर्स को सामने ला के हराया। आज SRO 202 खत्म हुआ तो उसमें एकजुट जम्मू की क्या भूमिका थी, वो आप SRO 202 के जो विक्टिम्स थे उनसे चर्चा कर सकते हैं, और पुरानी प्रेस विज्ञप्तियां और प्रेस स्टेटमेंट्स और प्रेस में जो भी रिपोर्टिंग हुई थी हमारे काम को लेके उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आज एकजुट जम्मू के दफ्तर में बीजेपी के दफ्तर से या कांग्रेस के दफ्तर से अधिक लोगों का आना जाना रहता है, जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो किसी तरीके से मदद पाना चाहते हैं। तो हर लेवल पे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड डिलीवरी का है। हम केवल बातें नहीं करते, अनलाइक देम। बीजेपी के जो कोर इश्यूज जिसके बेसिस के ऊपर इमोशनलाइज करके, इमोशनल आधार पे हिंदुत्व का इशू हो या नेशन बिल्डिंग का इशू हो, जिस पे केवल बात करके उन्होंने वोट बटोरे थे, हमने बिना पावर के, बिना सत्ता में रह के, बिना रिसोर्सेज के सब कुछ करके दे दिया जिन इश्यूज पे हम काम कर रहे थे। डीडीसी इलेक्शंस की बात करें, आपकी नई पार्टी है, इसमें आई है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली? क्योंकि अभी आखिरी चरण के मतदान है 19 तारीख को, उसके बाद 22 को रिजल्ट है। आप किस तरीके से डीडीसी इलेक्शंस को ओवरऑल देखते हैं? देखिए, डीडीसी इलेक्शंस एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी एकजुट जम्मू के लिए भी, जहां पे एकजुट जम्मू को अपना विस्तार करने का बहुत मौका मिला। हमने जम्मू संभाग के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, क्योंकि समय की भी कमी थी
और कैंडिडेट्स भी प्रॉपर नहीं मिल पाए। हमने तकरीबन हर जगह पे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। कठुआ में सबसे अधिक संख्या में खड़े किए, फिर उसके बाद जम्मू में, फिर सांबा में, किश्तवाड़ में हमने 5 जगह पे कैंडिडेट्स खड़े किए, अपना राजौरी, यहाँ पे नौशहरा में यानी तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किए। उधमपुर में काफ़ी जगह पे हमने कैंडिडेट्स अपने खड़े किए अक्रॉस ऑल। तो एक तो लोगों ने जहाँ जहाँ भी हमने कैंडिडेट्स खड़े किए बहुत सम्मान दिया, लोगों ने खुले हाथों से हमें एक्सेप्ट किया। ये चैलेंज हमारे लिए ज़रूर रहा कि फिजिकल और टेरिटोरियल एरिया अधिक होने के कारण हर जगह पे हमारी प्रेजेंस नहीं थी। प्रेजेंस मतलब हमारी वहाँ पे टीम्स अभी गठित नहीं हो पाई थी, क्योंकि 13 नवंबर 2020 को ही तो हमने डिक्लेयर किया कि वी आर गोइंग पॉलिटिकल। लेकिन जहाँ जहाँ पे भी हमारी रीच हुई, हम डीपली पेनिट्रेट कर गए हैं सोसाइटी में। हमारी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, वो कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जहाँ 10-15 अच्छे एसेट्स हमें ज्वाइन नहीं करते हैं। जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात रही, हमें कोई प्रॉब्लम इन इलेक्शंस में नहीं आई। हम जहाँ गए हमारा स्वागत हुआ। जहाँ जहाँ तक रीच कर पाए वहाँ से हमें वोट भी मिलेंगे। जिस समय वोट्स के रिजल्ट 22 तारीख को आ जाएंगे, आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि एकजुट जम्मू की रीच कहाँ तक हुई है। ये पहला चुनाव हम अपनी प्रेजेंस को डीपन करने के लिए लड़ रहे थे और सडनली ये आ गया। और आप जानते हैं अभी तो हमें सिंबल भी नहीं मिला, और हमने अपने सारे कैंडिडेट्स को एज इंडिपेंडेंट उतारा। मतलब उनके अलग अलग चिन्ह थे। एकजुट जम्मू का चिन्ह अभी 1-1.5 महीने में इलेक्शन कमीशन से हमारी बातचीत हो रही है, उनकी करस्पॉन्डेंस हमारे साथ होती रहती है। दैट इज अ प्रोसेस, अ प्रोसीजर विच विल हैपन। उसके बाद जो उभर के एकजुट जम्मू 22 दिसंबर के बाद आएगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आने वाले विधानसभा चुनावों में एकजुट जम्मू ही जम्मू संभाग का प्रतिनिधित्व करेगा। जम्मू के 10 के 10 जिलों में कैंडिडेट्स खड़े करके विक्ट्री और जीत पाएगा। और जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन की लड़ाई जो सत्ता से बाहर रह के हम लड़ रहे थे, या हमारे इंस्टीट्यूशंस जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बाहर रह के भी इफेक्टिवली लड़ रहे थे, आप ये देखेंगे कि उन इंस्टीट्यूशंस में जाके किस तरीके से पावर अपलिफ्टमेंट जम्मू की होगी, ये आपको आने वाला समय दिखा देगा। अभी तो डीडीसी इलेक्शंस हैं, अब ना जाने कब ये एमएलए इलेक्शंस होंगे, तो शायद उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो किस तरह से आगे का आप सिनेरियो देखते हैं कि आने वाले समय में, अभी तो डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे रिजल्ट 22 को, उसके बाद का सिनेरियो आप एकजुट जम्मू का कैसा रहेगा, और जम्मू संभाग में देखते हुए, क्योंकि जम्मू संभाग में एकजुट जम्मू अभी जिस तरह से फैल रहा है, उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, इमीडिएटली ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन एकजुट जम्मू का फर्स्ट प्रायोरिटी है, और वही रहेगी 22 दिसंबर के बाद। हमारे इतने सारे कैंडिडेट्स पंचायत लेवल पे टीम्स बनाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम्स जो हैं वो 22 दिसंबर के बाद आने वाले कुछ समय के बाद नोटिफाई की जाएंगी। यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो, और उसके साथ साथ ही हमारा जो नेटवर्क नीचे पंचायत लेवल तक पहुंचा है, बहुत ही एक समयबद्ध तरीके में हम ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, अर्बन एरियाज़ में और बूथ लेवल पे टीम्स अपनी खड़ी कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन ही हमारा टारगेट रहेगा। और जहाँ तक एकजुट जम्मू के पॉलिटिकल फ्यूचर की बात है, हर एक कंस्टिट्यूएंसी पे हमारे कैंडिडेट्स वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्शन लड़ के जीतने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ती हैं उस पर हम काम करना शुरू कर देंगे। और मेरे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के सदस्य जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है सियासत में, पॉलिटिक्स में, जो बीजेपी में है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में है या और कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में जो संबंधित हैं, जो जिस कारण से भाजपा और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन किए थे, वो समझे। मेरा उनसे निवेदन है कि उन इश्यूज पे डिलीवर करने का ट्रैक रिकॉर्ड एकजुट जम्मू का है। हम खुले हाथ से, खुली बाहों से उनका स्वागत करेंगे, उन ईमानदार लोगों का जिनका राजनीति से कोई पहले संबंध नहीं रहा, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़े ताकि जम्मू का विकास हो। और जम्मू का विकास नहीं हुआ, जम्मू की दुर्दशा हुई, ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके सामने है। उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि जम्मू को मजबूत करने के लिए जम्मू के एक रीजनल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल ऑप्शन को एम्पावर करें। और जहाँ तक जम्मू संभाग की बात रही, डिलिमिटेशन का प्रोसेस यहाँ की सरकार ने जम्मू के खिलाफ अनलीश किया है। डिलिमिटेशन फ्रॉड 2011 के सेंसस के आधार पर करवाने का मतलब है कि अगले 15 साल तक जम्मू फिर कश्मीर का गुलाम बन गया। और ये कांग्रेस या एनसी या पीडीपी या आईएसआई या पाकिस्तान या आतंकवादी या अलगाववादी संगठनों ने नहीं किया, ये रूलिंग डिस्पेंसेशन यानी बीजेपी ने किया है। तो इन षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ने के लिए हमारा यही निवेदन होगा पूरी जनता से कि इस पॉलिटिकल ऑप्शन में हिस्सेदारी रखें, भागीदारी रखें। वो मिडिल क्लास, वो लोअर मिडिल क्लास, वो गरीब तबके के लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिस तरीके से हमारे लीगल बैकग्राउंड में हमारी भी फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं थी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हमारी फैमिली बैकग्राउंड दूर दूर तक कुछ नहीं थी,
जिस तरीके से हम आगे बढ़ के आए हैं, मेरा उन सब लोगों से निवेदन है कि आप भी इसी तरीके के संगठन में इन्वेस्ट करें, इसी तरीके के संगठन से जुड़े, ताकि जो पढ़ा लिखा गरीब तबका और जो मिडिल क्लास, जो मैंने समाज की आपसे बातचीत की, खासकर जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, वो एक अपना पॉलिटिकल ऑप्शन जम्मू के लिए बनाएं। जो लोग जम्मू की सोचते हैं वो एक अपना पॉलिटिकल ऑप्शन जम्मू के लिए बनाएं। तो इस ही दृष्टिकोण से आगे काम किया जाएगा। और डिलिमिटेशन जैसे मैं बता रहा था कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ चुनाव होंगे, तो लेट अस सी कि वो कब चुनाव होंगे, किस तरीके से डिलिमिटेशन का रिजल्ट आएगा, कैसे ये जम्मू को फिर से गुलाम बनाने के प्रोसेस को आगे जो बढ़ा रहे हैं उसे कैसे पूरा करेंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन, और जैसा एकजुट जम्मू ने कह ही दिया कि एकजुट जम्मू जो भी हो, लॉन्ग टर्म गोल जो एकजुट जम्मू का है वो तो सेपरेट जम्मू स्टेट और डिवीजन ऑफ कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, वन फॉर द हिंदूज ऑफ कश्मीर और दूसरी फॉर द रेस्ट ऑफ कश्मीर, क्योंकि वो जीनोसाइड, नरसंहार के विक्टिम्स हैं। उनके साथ न्याय करने का एकमात्र तरीका है कि उनको वहाँ पे एक स्पेशल प्रोटेक्टेड डोमेन दिया जाए, जो ऑब्वियसली दिल्ली के द्वारा कंट्रोल्ड हो, यानी यूनियन टेरिटरी हो, जम्मू एक सेपरेट स्टेट हो। और वो लोग जिन्होंने हमारे सिस्टम को अब्यूज़ करके हमारे खिलाफ और देश के खिलाफ ही हमारी विधानसभा को मोड़ दिया, उनके पास कोई भी ताकत नहीं रहनी चाहिए, कोई भी तरीका नहीं रहना चाहिए कि फिर से हमारे इंस्टीट्यूशंस को वो अब्यूज़ करें। इसलिए उनके लिए भी एक स्पेशल यूटी विदाउट एन असेंबली, क्योंकि कश्मीर तो छोटा सा है, पॉपुलेशन भी कम है, तो वहाँ पे अगर आप यूटी बनाएं तो उसमें असेंबली की, विधानसभा की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। प्लस गिवन देयर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, उनको वो देनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट एम्पावर्स देम, एंड आफ्टर बीइंग एम्पावर्ड दे स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट द नेशन, दे स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट जम्मू। सो दैट इज़ समथिंग विच शुड बी अवॉइडेड। अब मैं रोशनी पे आता हूँ। रोशनी एक्ट को लेकर आपने बड़ी जद्दोजहद की कि क्या चीज़ें उसमें असलियत थी और वो सारी चीज़ें आप लेकर सामने आए। अब उसमें याचिका भी दायर की जा रही है और 22 को उसका शायद क्या निकल के आएगा वो तभी पता चलेगा। आप अब आगे उसको किस तरह से देखें, क्योंकि बहुत बड़े नाम भी सामने आए, वो सामने लोगों के भी आए, कौन कौन सी पार्टी के थे वो सब अब जानते भी हैं। अब आगे इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, हाई कोर्ट की जजमेंट बहुत क्लियर है, उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम तत्पर हैं, खड़े हैं, कोर्ट में भी हैं। कोर्ट मॉनिटर्ड ये इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट मॉनिटर्ड ये प्रोब है। जहाँ तक रिव्यू पिटिशन का सवाल है, रिव्यू पिटिशन में कोई मेरिट नहीं है। रिव्यू पिटिशन कानून के दृष्टिकोण से अगर आप देख लें तो उसमें बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। ये जो रिव्यू पिटिशन गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्ट की गई है, ये एक पुअरली ड्राफ्टेड रिव्यू पिटिशन है। इसमें जितनी भी ग्राउंड्स, जिन ग्राउंड्स के आधार पे आप रिव्यू सीख कर सकते हैं कोर्ट का, दे आर नॉट मेड आउट, वो नहीं बनती हैं। ओनली टेस्ट ऑफ अ जजमेंट जिसका आप रिव्यू सीख कर रहे हैं इज़ मोटा मोटा एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। मुझे बताइए, रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने में क्या एरर कोर्ट ने कमिट कर दिया? एसीबी की कारकर्दगी देख के, पूरी डिटेल्ड जजमेंट देख के, क्या कोर्ट ने ऐसा एरर कर दिया कि सीबीआई को नहीं जानी चाहिए थी? एनी हाउ, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इनकी मंशा जो है वो गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जमात इस्लामी और इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लोग जिनका जिक्र गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी किया था, तो जमात इस्लामी तो सेक्रेटेरिएट भरा पड़ा है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भरी पड़ी है। उन लोगों का और सरकार के साथ मिलके, खासकर भाजपा के प्रतिनिधियों के साथ मिलके, क्योंकि अब ये कश्मीर से वोट बटोरना चाहते हैं ना, अब ये एक समुदाय विशेष की राजनीति करके, अपीजमेंट करके वोट बटोरना चाहते हैं। रिव्यू पिटिशन इज़ प्योरली इंटेंडेड, रिव्यू पिटिशन का एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरीके से जम्मू संभाग में जो इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाए। क्योंकि जिन लोगों के नाम पे ये रिव्यू पिटिशन फाइल की गई है कि हम स्कीम लाना चाहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, स्कीम लाना चाहते हैं लैंडलेस लेबरर के लिए, इस क्लास के लिए तो ऑलरेडी एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में प्रोविजंस हैं। सेक्शन 15 ये कहती है कि आप सरप्लस स्टेट लैंड का डिस्पोजल कर सकते हैं और प्रायोरिटी में आप ये ज़मीन दे सकते हैं, और पहली प्रायोरिटी एग्रीकल्चरिस्ट और लैंडलेस व्यक्ति को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे कम से कम 80% किसान ऐसे हैं जो बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट जब आया जम्मू कश्मीर में, खात्मा चाकदारी जिसे कहते हैं, जिस समय 182 कनाल्स की सीलिंग लिमिट लगाई गई और जिसके पास 182 कनाल से अधिक ज़मीन थी वो सरकार ज़मीन बन गई, तो कानून में ये लिखा गया कि जो सीलिंग लिमिट ब्रीच होने के कारण जो ज़मीन सरकार बनी, उस ज़मीन पे सेक्शन 3N ऑफ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत सेक्शन 4, 5 और 8 लगेगी। यानी उस ज़मीन पे पहले वो सरकार बनेगी और सरकार उन किसानों को दे देगी जो उस पर जोत रहे हैं, सेक्शन 8 अप्लाई करके, ये कानून कहता है। तो हमारे 80% एग्रीकल्चरिस्ट और 99% टोटल, मतलब इन टोटल जो जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो तो उस प्रोविजन में कवर हो जाते हैं, सेक्शन 3 एंड रेड विद सेक्शन 4, 5 एंड 8। वो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खालसा सरकार, यानी जो समय आदिकाल से सरकार ही ज़मीन थी और किसी कारण से सरकार नहीं बनी, सरकार की ही थी,
उस पे तो कानून है कि 1957 और 58 में जिसकी गिरदावरी थी वो LB6 और S432 के तहत उसकी मालिकी ले सकता है। ऐसे बहुत सारी कैटेगरी के लोग हैं जिनको मालिकी दी जा सकती है। बेसिकली जिन्होंने पिछले 10, 15, 20 सालों में यहाँ पे कब्जा किया, और आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं और किस तरीके से कब्जे करवाए पूछने का गए, ये भी मतलब है उनको कि बेनिफिट देने के लिए सरकार ने ये रिव्यू पिटिशन की है, क्योंकि वो कानून के इस दायरे में नहीं आते। तो ये सब चीज़ें कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी। क्योंकि जो इतने बड़े बड़े नाम सामने आए हैं उन पर तो नाम तो मतलब सामने आ चुके हैं, एक्शन की बात कर रहा हूँ, क्या आगे एक्शन? मैंने आपको ये बताया कि एक्शन जो है वो इमिनेंट है, उसमें सरकार पे हमारी डिपेंडेंस नहीं है। सरकार की मंशा तो एक्शन किसी तरीके से डाइल्यूट हो जाए वैसी ही नज़र आती दिखती है, लेकिन जिस तरीके से एक सेफगार्डेड जजमेंट हाई कोर्ट ने पास की है, बहुत मुश्किल होगा सरकार के लिए कि वो किसी भी व्यक्ति को बचा पाए। दूसरा, एज अ पिटिशनर, एज अ वॉचडॉग हम भी बैठे हैं कि जहाँ CBI प्रॉपरली काम नहीं कर रही, जहाँ पे सरकारी एजेंसीज प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो जजमेंट में क्या निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए हम उन्हें अकाउंटेबल ठहराएं। मान लीजिए हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत आ रही है, चीफ सेक्रेटरी को तो पर्सनली अकाउंटेबल बनाया है हाई कोर्ट ने कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि ठीक तरीके से काम हो। डिप्टी कमिश्नर और डिवकॉम को तो ये कहा है कि अगर आपने कोई भी शरारत की, जिस तरीके से तुम ये 2 शरारती पोस्टें हैं ना, उस पर करते हो, क्योंकि पावर बहुत सेंट्रलाइज्ड है और उसका एब्यूज़ करते हैं और उसके काबिल नहीं होते, बैठ जाते हैं। लेकिन एनी हाउ डेमोक्रेसी को, दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट। तो अगर आपने ये कागज़ देने में भी देरी की, ट्रांसलेशन देने में भी देरी की, तो आपके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी। तो अगर सरकार नहीं करेगी, वी विल इंटरवीन और कोर्ट के माध्यम से इनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए हम विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो इसीलिए मैं ये कहा कि चूंकि हाई कोर्ट की जजमेंट में बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, उन सब का प्रयोग करके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन भी और ये एविक्शन प्रोसीडिंग्स भी इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे। ख़त्म करने से पहले मैं इंटरनेट की ही बात करना चाहूँगा। सफ़र काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोगों ने किया है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जो बच्चे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, काफ़ी बच्चों ने सफ़र किया है 4G नहीं होते हुए। स्टिल अभी भी नहीं मिल रहा है। जब भी 15 दिन बढ़ा दिया जाता है, फिर डेट आती है 15 दिन बढ़ा दिया जाता है, और बाहर देखा जाए तो 5G की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ 2G ही है। क्या लग रहा है कब तक ये होगा? और मतलब जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, 4G क्यों नहीं यहाँ पर आया? देखिए, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस जो इनका आर्ग्यूमेंट पहले था वो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ नहीं आया। एनी हाउ मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। अब आर्ग्यूमेंट सामने जो आ रहा है, जो इंटरनल सोर्सेज दबी आवाज़ में ये बात कह रहे हैं कि शायद आइडिया ये है कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो फाइबर के कनेक्शंस और ये सारा लेआउट यहाँ पे कर रहे हैं, इन प्राइवेट प्लेयर्स का गवर्नमेंट पे प्रेशर है कि जब तक सब घरों में हम ये फाइबर कनेक्शन नहीं दे देते तब तक आप 4G चालू नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक आप अगर आप 4G चालू करें तो ऑब्वियसली ये फाइबर कनेक्शंस बहुत सारे कटेंगे, नए तो लगेंगे ही नहीं, क्योंकि स्पीड इज़ ऑलमोस्ट इक्वल या बराबर है। तो एक ये आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहाँ तक सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट की बात है, जैसे मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब सरकार दे नहीं सकी। मान लीजिए, देखिए जम्मू की क्या थ्रेट परसेप्शन आप समझते हैं? क्या दिल्ली से अधिक है? क्या पठानकोट गुरदासपुर से अधिक है जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होती है? अगर पठानकोट गुरदासपुर में नेटवर्क चल रहा है और आपके पास अपना पूरा एपरेटस है उसे कंट्रोल करने का, यानी मतलब अगर आप 4G नेटवर्क यहाँ पे खोल भी देते हैं तो बड़े सारे तरीकों से आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन को सुना जाए, ट्रैप किया जाए, या सिम्स या कनेक्शंस ऐसे ना दिए जाएँ जिनको इस्तेमाल करके वो कम्युनिकेशन करें। वो आप कर सकते हैं, वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं। वो आपने डिप्लॉय नहीं किया, आपने क्या आर्ग्यूमेंट है? देखिए, थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, यही इस समय सरकार कर रही है। यानी अगर या दूसरी एग्जांपल समझ लीजिए कि एक व्यक्ति का टेम्परेचर बहुत है, वो 106 108 डिग्री तक आ गया, तो कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे? तो आप पेशेंट को जहर दे देंगे, मार देंगे, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो डिजीज़ ठीक करने के लिए आप पेशेंट को किल कर देंगे। तो यही टेररिज्म का डिजीज़ ठीक करने के लिए, और जो कश्मीर में प्रॉब्लम है उसके लिए जम्मू को मारा जा रहा है। जम्मू का व्यापार हो, जम्मू के स्टूडेंट्स हों, जम्मू का स्टार्टअप वाले हमारे एंटरप्रेन्योर्स हों, कायदे से सबको बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। आपके पास, मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी का आंसर टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से लड़ने का आंसर टेक्नोलॉजी पे बैन लगाना नहीं है। और कितना समय लेंगे? 1 साल से तो अधिक समय हो गया। क्या जस्टिफिकेशन है? एक रीजनेबल टाइम पीरियड तक हम समझें, या फिर आप ये सारी चीज़ें सामने जाहिर करिए। और वो तो रेडियो टॉक्स करते हैं। आपने देखा जो इस समय एनकाउंटर हुआ नगरोटा में, रिसेंट जो टेररिस्ट मारे गए, वो तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहे थे। उनका तो इंटरनेट या इससे कोई लेना देना ही नहीं था, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से बात कर रहे थे। तो अगर उन्होंने अपने कम्युनिकेशन चैनल्स चेंज कर दिए हैं, तो वाई आर यू पनिशिंग द कॉमन पीपल हेयर?
आप यहाँ की पूरी जनता को क्यों पनिश कर रहे हो? देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट्स रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स को कंटेन करने का या हैंडल करने का तरीका ये है कि आप टेक्नोलॉजी, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनसे सुपीरियर हो जाइए, ना कि बीमारी ठीक करने के लिए व्यक्ति को ही मार दें कि अब तो जब बंदा ही नहीं बचा तो बीमारी भी नहीं बची है। जब 108 बुखार था, जब जहर का टीका दे दिया बंदा मर गया, तो टेम्परेचर आ गया 99 से भी नीचे। क्योंकि वही जब भी देखो यूथ यही कह रहा होता है कि पैसे हमसे 4G के लिए जाते हैं और 2G चलता है। यहाँ पैसों की बात आ गई, आपने कह दिया कि फाइबर की भी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद उसका जो एक सोल्यूशन है वो सरकार के पास नहीं है। अब एक आखिरी सवाल जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये जानना चाहूँगा कि 22 दिसंबर को क्या देखते हैं अब आप DDC इलेक्शंस को लेकर? रिजल्ट है एकजुट जम्मू 22 दिसंबर को, क्या देखते हैं? एकजुट जम्मू ने देखिए 28-30 सीट्स पे कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। एकजुट जम्मू की अगर 2-3 सीट्स भी इस समय आ जाती हैं तो हमारे लिए जश्न होगा, बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि एकजुट जम्मू के कैंडिडेट्स चाहे सुचेतगढ़ में खड़ा हो, चाहे बिश्नाह में खड़ा हो, चाहे अखनूर में खड़ा हो, जहाँ जहाँ वो कैंडिडेट गया है उसे तो एक तो इज्जत मिली है। उस कैंडिडेट ने अगर ये कहा कि एकजुट जम्मू का मैं कैंडिडेट हूँ, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, उसको चाय पिलाई गई, उसको पानी पिलाया गया, जहाँ जहाँ तक उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज में रीच हो पाई वहाँ तक लोगों को अपने साथ जोड़ा। तो एकजुट जम्मू के लिए हर तरीके से जश्न है। ये इलेक्शंस मैंने कहा कि गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थे। एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम इन इलेक्शंस ने किया, हमारी पॉलिटिकल लेवल पे पेनिट्रेशन समाज में हुई। दूसरा, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी लोगों को समझाने में हम काबिल हो गए कि भैया हम भी एक पॉलिटिकल ऑप्शन हैं और हम ही एक पॉलिटिकल ऑप्शन है। उसके लिए लोगों ने हमें ये कहा कि आप ही एक पॉलिटिकल ऑप्शन हो। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर, उतने सारे कैंडिडेट्स खड़े करना इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हर जगह पे अपनी प्रेजेंस क्रिएट करना इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जो हम विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे थे, इसने हमें और मजबूत कर दिया। अगर आज हम इलेक्शन से पहले 10% पे थे तो इलेक्शंस के बाद हम 40% पे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एकजुट जम्मू की ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन, एकजुट जम्मू की एक्सेप्टेबिलिटी और लोगों के दिमाग में ये आना कि अब एकजुट जम्मू को ही वोट देंगे, एकजुट जम्मू को ही वोट देंगे जब ये कैंडिडेट सब अपनी सीटों पे उतारेंगे विधानसभा चुनावों के लिए, ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। हार और जीत से पहले इलेक्शन में, और खासकर एक ऐसे इलेक्शन में जहाँ पे एकजुट जम्मू के पास सिंबल भी नहीं है, जहाँ पे एकजुट जम्मू सारी जगह कैंडिडेट्स भी नहीं उतार पाया, क्योंकि और इलेक्शंस के दौरान एकजुट जम्मू ने डिक्लेयर किया कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन से हमारी मीटिंग हुई, 1-1.5 महीने के बाद अब वो सारा प्रोसेस आके हम एक शेप लेने की कोशिश, उससे पहले अगर हमारी एक भी सीट आ जाती है तो देखिए आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी विक्ट्री है। और सीट भी छोड़ दीजिए, हम बड़ी सारी जगह पे ये देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स जीत रहे हैं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ भी उतना ही रोष है जितना कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस भी ऑप्शन नहीं है, और एकजुट जम्मू को दोनों हाथों से लोगों ने एक्सेप्ट किया। वोट में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का काम हमारा बहुत तेज़ हो गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आप ये देखेंगे कि एकजुट जम्मू ही होगा। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से अंकुर जी ने बताया कि आने वाले समय में एकजुट जम्मू ही जम्मू में दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो लोगों के साथ है और लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। अब देखते हैं कि 22 दिसंबर को क्या रहता है और आने वाले समय में जम्मू में खासकर क्या देखा जाता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि बहुत सारी चीज़ों पर जो मैं बात करने आया था, उन्होंने बेबाकी से बात की कि प्रॉब्लम सामने दिखती है और सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन मौजूदा जो इस वक्त यहाँ की देख रहे हैं उनके पास उनको कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखता है, दिखती हैं तो सिर्फ बातें। फिलहाल इस पूरी चर्चा से दीजिए इजाज़त और आप बने रहें द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।